नमस्कार दोस्तों, 18 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहली न्यूज़, नारद स्कैम। 2 तृणमूल कांग्रेस के मिनिस्टर्स को सीबीआई ने पकड़ रखा है नारद स्कैम में। 4 सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स एक्चुअली में पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 तो बेसिकली मिनिस्टर्स हैं। तो टोटल 4 सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने वेडनेसडे को अरेस्ट किया है नारद स्टिंग ऑपरेशन केस में, और बेसिकली अभी जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि पुलिस इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, लेकिन अरेस्ट इनका सीबीआई ने किया है। सीबीआई फिर इनको कोर्ट में लेके गई और फिर कोर्ट ने कहीं ना कहीं इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा है। ओके, इस 4 लोगों में से 2 तो वेस्ट बंगाल की कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। ये कौन कौन है इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर आप देखोगे, while a city court where the accused have virtually produced granted them interim bail, the कलकत्ता हाई कोर्ट लेट इन द इवनिंग इशूड अ स्टे ऑन द ऑर्डर। सबसे पहले जो सिटी कोर्ट था उन्होंने इन 4 लोगों को बेल दे दी थी, लेकिन फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में मैटर पहुंचा। कलकत्ता हाई कोर्ट में मैटर कौन लेके गया? तो सीबीआई मैटर लेके गई। जब सीबीआई कलकत्ता हाई कोर्ट में मैटर लेके गई तो कहीं ना कहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने सिटी कोर्ट के इस बेल वाले ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है, और अभी के लिए 4 के 4 लोग अरेस्टेड हैं और जुडिशियल कस्टडी में। कौन कौन है इसमें? तो 2 तो मिनिस्टर्स हैं, एक है वही मुखर्जी और एक है हकीम। एक है वेटरल एमएलए मदन मित्रा, बहुत पुराने मेंबर हैं टीएमसी के, और एक फॉर्मर मिनिस्टर और मेयर हैं कलकत्ता के सोमन चटर्जी, जिन्होंने रिसेंटली बीजेपी छोड़ा है। तो इन सबको इनके रेजिडेंस से उठाया गया और इनको लेके जाया गया सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में, जो कि साउथ कोलकाता में निजाम प्लेस में। तृणमूल कांग्रेस ऑब्वियस ही बात है इसको पॉलिटिकल वेंडाटा बोलेगी, और तृणमूल कांग्रेस ने यह भी बोला है कि ये जो एफआईआर फाइल हुई है नारद स्कैम केस में, इस एफआईआर में 2 और लीडर्स का नाम है, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय। चूंकि ये दोनों बीजेपी के साथ एसोसिएटेड हैं, तो इन दोनों को एसोसिएट नहीं किया गया है। इस बात पे सवाल उठाया किसने? तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने। नारद स्टिंग ऑपरेशन आज का केस नहीं है, एक बहुत पुराना केस है। ये एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसको कैरी किया था मैथ्यू सैम्यूल ने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस ऑफ इंडियन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ये स्कैम किया गया था। इसमें बेसिकली आप कह सकते हो कि 2014 में इंडियन न्यूज़ मैगजीन तहलका के बिहेस्ट पे करवाया गया था। इस स्कैम की जो फाइंडिंग्स थी वो प्राइवेट वेबसाइट पे पब्लिश हुई थी, और जस्ट 2016 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले पब्लिश हुई थी। इस रिस्पेक्ट में ऐसा बोला गया था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस और एक बहुत हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर ने एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी से अनऑफिशियल ऑफर्स लिए हैं। जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने कोई ऑफर नहीं लिए हैं, ना ही हमने कोई बेनिफिट्स लिए हैं, हमने डोनेशन लिए, और डोनेशन लेना भारतीय लॉ के अंदर अलाउड है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बोल रहा है हमने डोनेशन लिए। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि भैया इनके हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स ने और पुलिस ऑफिसर्स ने घूस ली है। तब इस रिस्पेक्ट में जून 2017 से सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी इस केस को प्रोब कर रही है। ओके, तो एक प्रकार की पॉलिटिकल लड़ाई है। अब 2014 का नारद स्कीम है और उसके ऊपर बातचीत अभी हो रही है, वो भी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन जब हार गई बीजेपी उसके बाद, तो थोड़ा सा तो लगता ही है। जनरल स्टडीज पेपर 4 में चैलेंजेस ऑफ करप्शन और प्रोबिटी इन गवर्नेंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जो भी रेलिवेंट वीडियोस मैंने बना रखी हैं आपको मिल जाएंगी। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, आपसे अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप अपने सवाल इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मुझे सही लगे तो मैं डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, साइक्लोन तौकतई बिगिंस लैंडफॉल ऑन गुजरात कोस्ट। तो ऐसा हुआ है कि भाई मंडे के शाम को 8:30 बजे ये जो साइक्लोन तौकतई है ये गुजरात के कोस्ट पे पहुंच चुका है, और गुजरात स्टेट में जो स्पीड्स हैं खासकर कोस्टल इलाकों में 210 किलोमीटर प्रति आवर तक भी पहुंच गई हैं। इस रिस्पेक्ट में 6 लोगों की जानें जा चुकी हैं महाराष्ट्र कोस्ट पे ऑन इट्स वे टू गुजरात। आपको पता ही है कि अगर ये आप कह लीजिए कि इंडियन है तो यहाँ पे लक्षद्वीप के पास से कहीं ये साइक्लोन शुरू हुआ था, महाराष्ट्र गोवा इन सब में बारिश कराता हुआ आगे गया है, और महाराष्ट्र में तो 6 लोगों की मरने की भी खबर आई है। इस रिस्पेक्ट में सबकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा है। मैं भी 2 दिन से जो मेरे घर का ब्रॉडबैंड है टूटा हुआ है, तो वीडियो 12:30 बजे आ रही हैं, 3 बजे आ रही हैं, क्योंकि वीडियोस को अपलोड होने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो जो रेगुलर लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, लोगों की जान माल का नुकसान तो यहाँ पे होता ही होता है। तो बेसिकली ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी कन्वर्ट हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है मंडे शाम तक। इस रिस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड्स थी वो 170 किलोमीटर प्रति आवर से ऊपर तक भी चली गई थी, और ये बोला गया कि फाइनली ये खत्म हो जाएगा वेडनेसडे को नियर जोधपुर,
नियर जयपुर में एक डिप्रेशन में जाके यहाँ पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, एक साइक्लोन जब तक समुंदर के ऊपर रहता है तब तक समुंदर से उसको एनर्जी मिलती रहती है, जैसे वो लैंड के ऊपर जाता है उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम्स समुंदरों में बनते हैं और जब वो आई लैंडफॉल करती है, एक ज़मीन के ऊपर जाती है, तो ऑटोमेटिकली कमज़ोर होने लगती है। इन साइक्लोन्स को कंडक्ट करने के लिए पानी और जो बारिश हो रही, जो मॉइस्चर है कहाँ से आ रहा है, समुंदर से आ रहा है। ये जो साइक्लोन है, लो प्रेशर साइक्लोन है, बीच में आई में लो प्रेशर है और बाहर की तरफ इतनी तेज़ हवाएं और पानी बरसता है। ये पानी कहाँ से आता है, ये समुंदर का ही तो पानी है। तो बेसिकली ये ऐसे अगर साइक्लोन घूम रहा है तो बीच में लो प्रेशर इलाका है और आसपास ये काफ़ी विंड चल रही है और पानी बरस रहा है। जैसे लैंड के ऊपर आएगा पानी की सप्लाई कट जाएगी, पानी बरसना बंद हो जाएगा, हवाएं भी रुक जाएंगी। अगर आप बात करो तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में इस प्रकार के स्टॉर्म्स आना, साइक्लोन्स आना काफ़ी कॉमन है। लेकिन क्लाइमेटोलॉजिस्ट का ये बोलना है कि क्लाइमेट चेंज के चलते पिछले कुछ सालों में साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लैंडफॉल, जैसा कि मैंने बताया कि जब एक स्टॉर्म लैंड के ऊपर चला जाता है तो उसको लैंडफॉल बोला जाता है। इस रिस्पेक्ट में कोई भी एक ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय से पानी के ऊपर जर्नी कर रही है या पानी के ऊपर हवा में जर्नी कर रही है और फाइनली वो ज़मीन के ऊपर आती है, तो इस इवेंट को बोला जाता है लैंडफॉल। एक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसका लैंडफॉल तब होता है जब उसकी आई, उसके बीच का जो लो प्रेशर इलाका होता है वो लैंड के ऊपर आ जाता है और जो बिल्कुल आई की एज होती है ना, यहाँ बहुत तेज़ बारिश और हवा चल रही होती है, तो ये जब आई की एज पहुंचती है किसी ज़मीन के ऊपर तब और तबाही मचती है। ठीक है भाई, ये सब बातें बताइए। देखिए ये लिखा हुआ है, A tropical cyclone is classified as making landfall when the center of the storm moves over the coast. In a relatively strong tropical cyclone, this is when the eye moves over the land. आई मतलब कि उस साइक्लोन के बीच का जो लो प्रेशर इलाका है ना, उसको आई बोलते हैं। और इस आई के आसपास का जब इलाका लैंड के ऊपर पहुंचता है तब सबसे ज़्यादा डैमेज होता है एक मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको टाइफून और हरिकेन भी बोला जाता है दुनिया की अलग अलग जगहों पे। ओके, तो ज़्यादातर जो डैमेजिंग एस्पेक्ट्स होते हैं साइक्लोनिक सिस्टम्स के वो आई वॉल के पास होते हैं। ओके, जिससे बहुत तेज़ हवाएं और बहुत हैवी फ्लड्स की रेन बह रही होती है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स पर्टिकुलर में ये चीज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू सेट अप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने डिसाइड किया है कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद ये सेटअप करेंगे। और इस रिस्पेक्ट में एक कैबिनेट ने मीटिंग हुई थी अभी, जिसको हेड कर रही थी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। चूंकि ममता बनर्जी जी हार चुकी हैं नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के सामने, तो ऑब्वियस ही बात है एमएलए ये है नहीं और बिना एमएलए के ये 6 महीने तक मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, तो इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तरीका निकाला जा रहा है कि एक काम करते हैं कि भाई ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना देते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो वो भी चीफ मिनिस्टर रह सकता है स्टेट का। तो इस रिस्पेक्ट में तृणमूल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ही प्रॉमिस किया था कि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, और यहाँ पे भी मिस बनर्जी बोल रही हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। इस रिस्पेक्ट में इनका एक और लॉजिक है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन लड़के नहीं जीत पाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं, देखिए पूरा का पूरा लॉजिक ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली पॉपुलर नहीं है, इलेक्शन लड़के नहीं जीत सकते, उनको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पॉलिटी में, लेजिस्लेचर में इंक्लूड किया जा सकता है। अभी के लिए मिस ममता बनर्जी और फाइनेंस मिनिस्टर बंगाल के अमित मित्रा, ये दोनों ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर इनको मिनिस्टर बने रहना है तो कैसे ना कैसे करके स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना लो। अगर विधान परिषद बन गई तो सीएम, फाइनेंस मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर विधान परिषद से भी आ सकता है। अगर आप बात करो तो क्या बंगाल में आज तक ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम आया? बाई कैमरल मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो मैं आपको बता दूं कि 1952 में विधान परिषद का प्रावधान था बंगाल में। बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था, लेकिन 1969 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात की जाए तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से स्टेट्स के भी 2 हाउसेज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 169। ज़रूरी नहीं है कि ये हर स्टेट में हो। अब तक केवल 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। पहले जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें था, बट चूंकि अब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट रहा ही नहीं है, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का वहाँ पे मतलब है नहीं।
अब अगर एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी पर्टिकुलर स्टेट में बनाना है तो इसकी बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। मान लीजिए किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मान लीजिए आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है तो अबॉलिश करने की भी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करा के ये कर सकती है। ओके, तो समझिए बात को। अगर पार्लियामेंट को एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या हटानी है तो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में उसके 50% लोग अगर फेवर में वोट कर देते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकती है या बनी हुई हटाई जा सकती है। लेकिन बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने का, इसको इनिशिएट कर सकती है राज्य की सरकार। कैसे? तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट एक स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके, और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है कि भाई जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग है उसकी 2/3 मेजॉरिटी से, मतलब उनकी मेजॉरिटी से, और वो मेजॉरिटी ओवरऑल हाउस की 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी में पहले भी समझा चुका हूँ, पूरे हाउस की 2/3 मेजॉरिटी और बेसिकली जितने लोग प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी से अगर आप पास करा दो तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। अगर स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में जानकारी क्लियर नहीं है तो स्पेशल मेजॉरिटी, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी सर, यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको रेलिवेंट वीडियो मिल जाएगी। जो मेरी V44 वाली वीडियो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, वहाँ पे मैंने सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी के बीच के फर्क को समझा रखा है। तो अगर किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो उसके लिए उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। इस रेजोल्यूशन के ऊपर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है और पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर देता है तो भाई उस पर्टिकुलर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाएगी। आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि किसी भी एक स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल की टोटल मेंबरशिप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल मेंबरशिप के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा, 40 मेंबर से उसमें कम भी नहीं होंगे। जिस प्रकार से राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, एक परमानेंट बॉडी है। दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर कितना होता है? 6 साल का, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर कर जाएंगे। ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट रिवाइजेस नॉर्म्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ पल्सेस। देखिए 3 साल के बाद भारत सरकार ने ये बोला है कि भाई देखिए हमारा देश पल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी हम लोग दालों के हैं। ओके, अब हमारी सरकार ने पहले तो ये जो दालों का इंपोर्ट था इस पर थोड़ा बहुत बैन लगा रखा था। अभी ये जो दालों की इंपोर्ट की पॉलिसी है ना, इसको बदला गया है और फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दिया गया। पहले इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड था, फ्री कर दिया गया, मतलब अब तूर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल मंगाई जा सकती है इंडिया के अंदर इंपोर्टर्स के द्वारा। किसने बोला ये? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये जो इनका इंपोर्ट है इसको रिस्ट्रिक्टेड से ओपन कैटेगरी में कर दिया। ठीक है, मतलब अब दाल हमारे देश के अंदर बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो दालों की कीमत है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस रिस्पेक्ट में जो ट्रेडर्स और इम्पोर्टर्स हैं वो खुश हैं कि वो दाल इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक तबका नाराज भी है, वो है मिलर्स और फार्मर्स। देखिए मिल में जो दालों की प्रोसेसिंग होती है और फार्मर्स जो लोग दाल उगाते हैं वो तो चाहते ही हैं कि मार्केट में दाल का दाम बढ़े, क्योंकि दाल का दाम बढ़ेगा तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ट्रेडर्स और इम्पोर्टर्स को अच्छा नहीं लगता। जो लोग दाल में ट्रेड करते हैं, जो लोग दालों को इंपोर्ट करते हैं, भाई अगर उनको देश में पैदा हुई डोमेस्टिक दाल अगर महंगी मिलेगी तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे। जो दाल 250 रुपये प्रति किलो मिल रही है अगर वो 280 रुपये प्रति किलो मिलने लगी तो बहुत सारे लोग दाल खरीदना बंद कर देंगे, तो दाल की बिक्री बंद हो जाएगी, तो ट्रेडर्स को परेशानी होगी। तो ये ट्रेडर्स तो खुश हैं कि दाल के इंपोर्ट को अलाउ कर दिया है, लेकिन फार्मर्स दुखी हैं। अब इस रिस्पेक्ट में ये जो इंपोर्ट अलाउ किया गया है ये केवल 30 नवंबर 2021 तक अलाउ किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब इसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक ये है दोस्तों कि जो खरीफ सीजन है नवंबर 2021 तक, जो खरीफ हार्वेस्ट है पल्सेस के, चाहे वो तूर दाल हो, चाहे मूंग दाल हो, चाहे उड़द दाल हो, मार्केट में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि मार्च अप्रैल के लगभग पे हार्वेस्ट मतलब सोइंग होती है खरीफ की, उसके बाद मानसून आता है, फसल बढ़ती है और सितंबर अक्टूबर नवंबर के समय पे कटाई शुरू हो जाती है। काटने के बाद वो दालें नवंबर तक मार्केट में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली खरीफ सीजन के दौरान इंडिया में जो भी दाल पैदा की जाएगी वो मार्केट में बिकने के लिए नवंबर 2021 में पहुंचेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि नवंबर 2021 में जब देश की दालें मार्केट में पहुंचेंगी उस समय पे भी अगर दाल हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हमारे फार्मर्स पैसा नहीं कमा पाएंगे।
इसीलिए हमारी सरकार ने बोला है कि चूंकि अभी दाल के दाम बढ़ रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, तो नवंबर 2021 तक तुम दाल इंपोर्ट कर लो, लेकिन उसके बाद इंपोर्ट मत करना। उसके बाद जो दालें देश में पैदा की जा रही हैं वही बिकेंगी। तो ये जो फ्री इंपोर्ट पॉलिसी है वो ट्रेडर्स को अलाउ करेगी कि भाई 2.5 लाख टन ऑफ तूर दाल, 1.5 लाख टन उड़द दाल और 50,000 से 75,000 टन ऑफ मूंग बीन्स को म्यांमार से, अफ्रीका से और आसपास की कंट्री से इंपोर्ट किया जा सकता है। चूंकि दाल के दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं, तो दाल थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, बेटर रहेगा। पल्सेस प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ये आपको पता ही है। जो लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हद तक इन्हीं पल्सेस से पूरी होती हैं। इस खरीफ सीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पल्सेस के कल्टीवेशन के अंदर आने वाले इलाके को भी बढ़ाया है, जिसको बोला गया है स्पेशल खरीफ स्ट्रेटजी 2021। तो दिसंबर 2021 नवंबर 2021 तक हमारी देश में खरीफ सीजन में पैदा की हुई जो दालें हैं वो बहुत हद तक मार्केट में पहुंचने लगेंगी। इसलिए केवल 30 नवंबर 2021 तक ही आप दालों को इंपोर्ट कर सकते हो। खरीफ सीजन मेनली साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंड करता है, तो देखते हैं भाई मानसून कैसा आता है। मार्च अप्रैल मई जून के लगभग पेन की सोइंग होती है और अक्टूबर के लगभग पेन की हार्वेस्टिंग होती है। हालांकि मार्च अप्रैल मई में ज़ैद क्रॉप्स की भी बहुत सोइंग होती है, तो आप कह सकते हो कि मई जून के अराउंड पे ज़्यादातर ये जो सोइंग होती है खरीफ क्रॉप की ये शुरू होती है। अगर आप बात करो तो जो अभी की सिचुएशन है वो ये है कि जो तूर दाल के मार्केट में दाम है वो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच चुके हैं, और इसका जो एमएसपी है 2021 का वो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो तूर दाल के दाम है वो बहुत ज़्यादा हो गए। उसी प्रकार से उड़द दाल के जो दाम है मार्केट में वो 8,000 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि इसकी 2020-21 की एमएसपी 6,000 रुपये प्रति क्विंटल थी। तो आप देख सकते हो कि तूर, उड़द और मूंग दाल तीनों के दाम मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे इस प्रकार के डिसीजन ज़रूरी हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूज पीएम केयर्स फंड फॉर वैक्सीन्स ऑक्सीजन प्लांट्स। तो रिसेंटली हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्लिया फाइल हुई है जिसमें ये बोला गया है कि भाई पीएम केयर्स फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए और उससे वैक्सीन्स की प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने चाहिए, जनरेटर्स लगाने चाहिए 738 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो कि कंट्री में है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, यहाँ पे इंडिया के इन्फॉर्म्ड सिटीजन सरकार से बोल रहे हैं कि भाई पीएम केयर्स के पैसे को इस्तेमाल करो और भाई लोगों की भलाई में लगाओ। फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन केयर्स फंड। इस बेसिकली फंड को इसलिए बनाया गया था ताकि डोनेशंस और रिलीफ का पैसा इस फंड में आ सके, जिसको कोविड-19 के मैनेजमेंट में लगाया जा सके। पीएम केयर्स फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह शुरू किया गया था और इसकी ट्रस्ट डीड साइन हुई थी 27 मार्च 2020। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे कि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर इसके ट्रस्टीज हैं। ये लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी ले सकते हैं और इनकी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट है। 100% टैक्स एग्जेम्पशन है। अगर आप पीएम केयर्स फंड में पैसा देते हो आपको उसका टैक्स नहीं भरना है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से ये पीएम केयर्स फंड अलग है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है इसके प्रधानमंत्री, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हैं। ओके, अगर आप पीएम केयर्स फंड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए। पीएम केयर्स फंड को लेकर 2020 में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है और हमारी सरकार को बहुत हद तक क्रिटिसाइज़ किया जाता है पीएम केयर्स फंड को लेकर, क्योंकि हमको ये पता नहीं कि पीएम केयर्स फंड में आज तक कितना पैसा आया है और इसमें पैसा किस हिसाब से खर्च किया जाता है। आरटीआई एक्ट के अंदर पीएम केयर्स फंड को एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना गया है, जबकि पैसा इसमें लोगों का ही आया है। और इस रिस्पेक्ट में कितना पैसा ख़त्म किया गया, इससे कहाँ ख़त्म किया गया, कितना इसमें पैसा बचा हुआ है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में ही एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में कि पीएम केयर्स फंड के पैसे को इस्तेमाल करके कोविड-19 की फाइट को लड़ा जाए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है 186 एलिफेंट्स किल्ड ऑन रेल ट्रैक्स इन 10 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का डाटा ये बोलता है कि 186 एलिफेंट्स की जान गई है ट्रेनों से लड़ने की वजह से 2009-10 से लेकर 2020-21 में। ये डाटा किसने फर्निश किया है? प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने। सबसे ज़्यादा जाने गई हैं आसाम में 62, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 57, उड़ीसा में 27, उत्तर प्रदेश में एक हाथी मरा है ट्रेन के लड़ने की वजह से। इस रिस्पेक्ट में एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो रेलवे बोर्ड है उसके बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के बीच में, ताकि ट्रेन एक्सीडेंट्स में ये जो हाथियों की जानें जा रही हैं इसको थोड़ा कम किया जा सके।
इस रिस्पेक्ट में मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने यह भी बोला है कि हमने इन 10 सालों में 212.49 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर उन राज्य की सरकारों को जहां से जिनके से एलिफेंट के हैबिटेट और कॉरिडोर्स गुजरते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिक है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंड्स एलिफेंट कॉरिडोर के रिस्पेक्ट में किस स्टेट को मिले हैं, 35.39 करोड़। और यहाँ पे जो ट्रेनों से लड़ने की वजह से एलिफेंट की मौत की न्यूज़ है वो सबसे कम है। अगर आप बात करो तो सबसे कम पैसा पंजाब को मिला है, 1.82 लाख। इस रिस्पेक्ट में ये जो जानवर हैं जो कि ट्रेनों से लड़के मर जाते हैं, चाहे एलिफेंट हो चाहे कोई और हो, इनको बचाने के लिए कंसेप्ट इवॉल्व हुआ जिसका नाम है इको ब्रिज। इको ब्रिज क्या होता है? ये एक प्रकार के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होते हैं, एक प्रकार की वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग होती है। तो होता ये है दोस्तों कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी सड़क बनाई गई है, तो छोटे जानवरों के लिए उस सड़क के ऊपर से एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना दिया जाएगा, लकड़ी घास का पुल बना दिया जाएगा, ताकि छोटे छोटे बंदर, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो इस पर्टिकुलर पुल से क्रॉस कर जाए, उनको सड़क से ना जाना पड़ जाए। फिर हाथियों के लिए क्या किया जाता है कि कभी कभी एक बहुत बड़ा जंगल का इलाका है, उस जंगल के इलाके के बीच से आपने एक सड़क निकाल दी। अभी ये सड़क इस जंगल के एक इलाके को दूसरे इलाकों से अलग कर देगी। तो इन सड़कों के बीच बीच में कुछ इको ब्रिजेस बना दिए जाएंगे। इन इको ब्रिजेस पे कुछ ऐसी सेटिंग बनाई जाएगी कि बड़े आराम से हाथी एक इलाके से दूसरे इलाके में चला जाए बिना इस रोड के डिस्टर्बेंस के। तो इस प्रकार के आप एनवायरमेंटल सेटलमेंट्स को इको ब्रिजेस बोलते हो। ये जो इको ब्रिजेस है ना, ये वो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बाकी हैबिटेट से अलग हो गई हैं, रोड्स की वजह से, हाईवेज की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट से जुड़ी रह सकें, ये इसका टारगेट है यहाँ पे। इको ब्रिजेस वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, ओके, और इनको नेटिव वेजिटेशन से बनाया जाता है ताकि जब ये बने तो आसपास के लैंडस्केप जैसे ही नजर आए, कुछ अलग से ये लोग नजर ना आए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर भाई ये जो कोविड-19 के वायरस का फैलाव है, ये पीवीटीजीज में भी पहुंच चुका है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में पहुंच चुका है, खासकर उड़ीसा के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। डोंगरिया जो कोंड कम्युनिटी है पीवीटीजी, जो कि नियामगिरी हिल्स, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में पाई जाती है, वहाँ पे 23% कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस रिस्पेक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये बोलना है कि हो सकता है इस कम्युनिटी में इन्फेक्शन और ज़्यादा हो, लेकिन चूंकि पढ़ाई लिखाई कम है और उस लेवल का मेडिकल साइंस की समझ उनको नहीं है, तो वो शाई कर रहे हैं और आके कोविड-19 का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि बीमारी इनके अंदर और ज़्यादा फैल जाए। उसी प्रकार से मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट जो बोंडा हिल में है उड़ीसा में, वहाँ पे जो बोंडा कम्युनिटी है, ये भी एक प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। इसको भी यहाँ पे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि इस ट्राइबल कम्युनिटी से भी 12 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इस रिस्पेक्ट में कोरोना की महामारी इतनी डेंजरस हो चुकी है कि वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में भी भयंकर तरीके से फैल रही है। तो यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ न्यूज़ में है। ये दो कम्युनिटीज़ पाई कहाँ जाती हैं? तो एक है डोंगरिया कोंद, पीवीटीजी है, नियामगिरी हिल रेंज, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में पाई जाती है। दूसरी है बोंदा कम्युनिटी, ये भी पीवीटीजी है, बोंदा हिल मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ये भी उड़ीसा में ही है। तो दो चीज़ें, एक तो कम्युनिटी कहाँ पे है और दूसरी चीज़ है कि भाई कोविड-19 की सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी है कि वो हमारे बिल्कुल रूरल हिंटरलैंड में ट्राइबल्स के बीच तक में भी पहुंच चुकी है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में एंड प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला हो। जितना हो सका है उतना डिटेल में मैंने न्यूज़ आपके लिए कवर की है। अपने व्यू पॉइंट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ वीडियोज़ को शेयर करिएगा। गुड बाय।